गुड इवनिंग। नमस्ते राम लखन। गुड इवनिंग विपिन। नमस्ते प्रांजलि। आज हम लोग थ्योरीज को कंप्लीट कर देंगे, कल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इन थ्योरीज बाकी थी, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी थ्योरी बाकी थी? क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें से दो के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। पोस्ट मॉडर्निज्म भी मैंने बताया है, जो बच्चे नए हैं वो जाके पोस्ट मॉडर्निज्म की जो क्लास है उसको देख लें। और फेमिनिज्म भी आपको अच्छी तरह से पता है कि फेमिनिज्म क्या होता है, नारीवाद क्या होता है। अब एक ये कॉन्सेप्ट नया है, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में। बट एक चीज होता है ना कि आपको पता है इन चीजों के बारे में, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आता है। आप बताइए, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है, इसको हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, आज फटाफट हम लोग करेंगे क्योंकि तीन ही थ्योरीज है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नमस्ते धनेश। तो जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दूं, क्योंकि वो बीच में से आए हैं, है ना, तो उनके लिए है कि थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, जो भी वीडियोस हैं, पीछे वाले भी वीडियोस होंगे, उनको पहले आप लोग अच्छे से देखिए, साथ में ये भी पढ़ते हुए चलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट कर दीजिए ऑफ, क्योंकि क्या कि अगर कमेंट देखते रहिएगा तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, जो चाहिए नहीं हमें, ठीक है। जब मैं पूछूंगी तो आप लोग बताइए। तो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, क्रिटिकल मतलब क्या होता है? किसी चीज में क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ये देखना कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो इस जैसे इसका नाम है क्रिटिकल, वैसे ये थ्योरी भी होगी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्रिटिकल थ्योरी एक सामाजिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य समग्र रूप से समाज की आलोचना करना और उसे बदलना है, ठीक है। आप क्रिटिक करेंगे, ठीक, आलोचना करेंगे और उसके मुद्दे पे क्या क्या करेंगे, आप समाज को बदलना चाहेंगे, ठीक है। आलोचना करके आप समाज को बदलना चाहते हैं, वही क्रिटिकल थ्योरी सिद्धांत है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ क्रिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी क्या चली गई थी, इंटरनेशनल चली गई थी, इसीलिए वो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी बन गई, ठीक है। गुड, ने मंगवा ली ना, बधाई हो। आलोचनात्मक सिद्धांत सामाजिक जीवन में अंतर्निहित धारणाओं को खोजने का प्रयास करते हैं, जो लोगों को पूरी तरह सही मायने में यह समझने से रखते हैं कि दुनिया कैसे काम करती। क्योंकि क्या होता है, हम लोग किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी चीज को, जो हम लोग को मान ली कोई आपको थ्योरी कोई दे रहा है और आप उसको सही समझ लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल थ्योरी है जो आपको क्या करती है, उस थ्योरी का आलोचना करती है, ठीक है। तो उसके बाद उस तरह से कि कैसे आया थ्योरी, क्यों आया, किस लिए आया, और उस तरह से समझने की कोशिश करती है और बाद में आपको वो रिजल्ट देती है, ठीक है।
कि क्रिटिक करके किसी भी थ्योरी में अब इंटरनेशनली क्रिटिक किस चीज पे करेगा, राष्ट्र पे करेगा कि राष्ट्र में रिलेशंस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस कारणों से बनते हैं, तो इन सब पे वो पहले तो स्टडी करेगा, ठीक है, उसके बाद आलोचना करेगा और उस मध्य से जो फिर सत्य होगा उसको खोज के निकालेगा। ये है क्रिटिकल थ्योरी। Critical theory attempts discover of underlying assumptions in social and prevent people to fully and truthfully understanding how the world works, कैसे दुनिया काम करती है। अब व्हाट इज क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है ना। गुड राम लखन। आती है क्यों नहीं आती है, प्रैक्टिस सेट आती है, बट देखिए प्रॉब्लम, देखिए प्रैक्टिस सेट मैं तो बोलूंगी कि आप मॉक टेस्ट ही लगाओ, क्योंकि एट लास्ट आपको क्या करना है ना, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप जब तक कंप्यूटर पे अपने आप को अच्छे से ढाल नहीं लेते ना, तब तक वहां पे जाके परेशानी होगी। पेन पेपर्स में करना अच्छी बात है, बट मॉक टेस्ट, ये आजकल बहुत मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट लगाइए, फिलर फॉर्म पे भी मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है, उसको लगाइए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि इंटरनेशनल थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो इंटरनेशनल थ्योरी का मॉक टेस्ट लगाइए। तो ऐसे क्या होगा ना, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मैंने सही पढ़ाई की है। देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी होती क्या है। क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी एक तरीका है जिसमें देश कैसे विश्व में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, इसे समझा जाता है कि बातचीत क्यों करते हैं, ठीक है। कोई भी देश में कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से बातचीत क्यों करते हैं उसको समझा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है कि वो क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। अब इस थ्योरी पे किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मुख्य ध्यान शक्ति, असमानता और इतिहास की घटनाओं का अध्ययन पर होता है, जो आज की दुनिया में कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। बहुत देखिए, पहले भी मैंने बताया और अभी भी बता कि हिस्ट्री क्या है, हमेशा लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। क्योंकि आप अभी भी किताबों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, पुरानी चीजों में जो भी चीजें लिखी होती है भले ही वो इंसानों के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा लोग फोकस्ड करते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये भी क्या करती है, असमानता पे, इनइक्वालिटी पे बात करती है, फोकस करती है, स्टडी पे फोकस करती है, और इतिहास में जो भी घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन पे फोकस करती है, ठीक है। और कैसे वो आज की दुनिया को प्रभावित कर रहा है, इन सारी चीजों पे वो फोकस करता है। नहीं नहीं, यही टॉपिक है, फर्स्ट चल रहा है अभी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि हम लोग पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ते हैं, है ना। पॉइंट्स क्या क्या होंगे क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरीज के, उसको पढ़ते हैं। वी वांट जेआरएफ, आप एक काम कीजिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए पॉइंट्स से, ठीक है। पीछे वाला आप जब क्लास खत्म हो जाएगा तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो ये क्या करता है, शक्ति को प्रश्न चिन्ह करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रिटिक करता है, आलोचना करता है किसी चीज का। आलोचना करने से पहले आपको उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो ये पावर पे क्या करता है,
प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी विश्व राजनीति में कौन शक्तिशाली है और उसका महत्व क्या है, ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब जाहिर सी बात है, ये दो देशों के बीच में क्या करता है, जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सोचता है कि जो शक्ति है, जो पावर है, ठीक है, वो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये लास्ट का मुद्दा क्या होता है, पावर शो करना, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि पावरफुल कौन है, क्यों है, कैसे बना। अब ये असमानता का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी। यह न्याय और असमानता पर ध्यान केंद्रित करती है, समझने का प्रयास करती है कि क्यों कुछ देशों या समूहों के पास अधिक शक्ति है। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये पावर पे अध्ययन करती है कि पावर क्यों किसी देश के पास ज्यादा है। ठीक है, अब कैसे, अब ये बोल रहा है कि असमानता किस लिए, पावर को लेकर, कि एक देश में एक देश ज्यादा पावरफुल है, दूसरा देश कम पावरफुल है, तो दोनों देशों के बीच में ऐसी असमानता क्यों आ रही है। ठीक है, कि एक समूह बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरा कम है। Focus on justice and inequality, attempting to understand why some countries and groups have more power. अब देखिए, मैंने अभी बताया कि ये इतिहास को समझती है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, या सिर्फ एक समय से नहीं बल्कि आज की दुनिया पर भी पूर्ववर्तित घटनाओं का अध्ययन करती है। अब देखिए, एक बात बताइए, आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, कल वो क्या हो जाती है, मान लीजिए आज 12 तारीख है, ठीक है, कल अगर 13 तारीख होगी, तो आज जो घटनाएं हुई है उसका भी तो हम लोग अध्ययन करेंगे ना। तो ये इतिहास का भी अध्ययन करिए और साथ में आज की दुनिया में जो घटनाएं घटती जा रही हैं, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट होती है, तो उन सब को करता है, ये अध्ययन करता है। इट स्टडीज द पास्ट इवेंट नॉट जस्ट फ्रॉम द वन टाइम बट ऑल्सो ऑन टुडे वर्ल्ड। धारणाओं को चुनौती देना का विश्व में काम के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है, लोगों को वैश्विक मुद्दों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले इसमें दो चीजें बताई कि ये पारंपरिक विचार का क्या करता है, इसको चुनौती देता है, पारंपरिक जो भी धारणाएं होती हैं उसको, और दूसरा ये क्या है कि वैश्विक मुद्दे जो भी होते हैं उसको ये सोचने के लिए गहराई की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल जो भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, राष्ट्र की बात हो रही है, अलग अलग राष्ट्र की बात हो रही है, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में सोचने के लिए ये क्या करती है, चुनौती देती है, इसको बताती है। It challenges the traditional ideas about how the world works, inspiring people to think deeply about the global issue. अब साथ में न्याय का समर्थन करती है। याद रखिएगा, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी हमेशा क्या करती है, न्याय का समर्थन करती है। तो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, न्याय के सिद्धांत का समर्थन करती है, एक न्यायमूलक दुनिया का आदर्श बनाने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले पता चल गया कि ये क्या करती है, न्याय का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, मानव अधिकार की ये बात करती है, जो भी न्याय के सिद्धांत होते हैं उनको समर्थन करती है, और ये एक चाहती है कि एक ऐसी आदर्श दुनिया बने जो क्या हो, न्यायमूलक हो। इसका क्या अर्थ है कि सबके साथ क्या हो, सबसे पहले तो इक्वलिटी हो और न्याय हो। Advocacy of justice. Critical international theory supports the principle of social justice, human rights, equality, striving and create the idea of just world.
यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हम्म। गुड। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रीजन है कि हम लोगों ने जो भी यूनिट 1 में पढ़ा था, इसमें क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी नहीं थी। आप सबको पता होगा क्रिटिकल थ्योरी भी नहीं थी इंटरनेशनल। तो चलिए हटा दीजिए। तो क्रिटिकल थ्योरी नहीं, तो इसका मतलब इस यूनिट में ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब क्या है? अन्य। अब देखिए, थिंकर्स की बात आती है कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। तो मैंने पहले भी बताया है कि क्या करते हैं, इसमें थिंकर्स का रोल होता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से थिंकर्स ने सपोर्ट किया है? तो एडवर्ड सेड ने, ठीक है, मिशेल फ्यूको ने, एंड जूडिथ बल्टर ने, इन सब विचारकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज आता है, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। किस किस को पता है हु इज द फादर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी? इसमें इंटरनेशनल नहीं है, इसीलिए मत जोड़िएगा, क्योंकि अगर आप गूगल पे ढूंढने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रिटिकल थ्योरी, क्योंकि एक बात बताइए, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी आया और बहुत सारे सपोर्टर्स आए उनके साथ, लेकिन इस थ्योरी को तो किसी ने दिया होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हर थ्योरी को कोई ना कोई देता है। ठीक है, कोई ना कोई उसका जनक होता है। तो हु इज द फादर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, किसे पता है बताइए जल्दी। फटाफट कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो वो भी बता दीजिए कि नहीं पता है। अब क्या है कि हो सकता है पूछ दे, ठीक है, कि इस थ्योरी किसने दिया था। कोई बात नहीं प्रांजलि, और बच्चे बताइए। सुकरात ने नहीं दिया था। ठीक है। तो देखिए, मैक्स हॉर्खेमर ने पहली बार अपने 1937 के निबंध में ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी में आलोचनात्मक सिद्धांत को एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया था, जो समग्र रूप से समाज की आलोचना करने के लिए और उसे बदलने के लिए उन्मुख था, पारंपरिक और सिद्धांत के विपरीत जो केवल इसे समझने और समझाने में उन्मुख था। तो ये इन्होंने एक किताब लिखी थी, ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल थ्योरी की पहली बार जिक्र इन्होंने ही की थी, ठीक है, अपने किताब में। इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा। वैसे ये इंटरनेशनल स्तर पे था तो बहुत सारे थिंकर्स इसके साथ जुड़ गए थे, लेकिन इनका नाम सबसे पहले आता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? फटाफट कमेंट कीजिए, फेमिनिज्म पढ़ेंगे। नारीवाद। अब नारीवाद के बारे में पहले बताइए, क्लियर है? उसके बाद नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे।
कि आईआर में नारीवाद का क्या महत्व है। गुड। राम लखन प्रांजलि। अब फेमिनिज्म, चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। अब आप बताइए कि फेमिनिज्म सबने पढ़ा है, ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, जो मान लीजिए नए आए हैं, सब फेमिनिज्म के बारे में जानते हैं, नारीवाद क्या होता है सब जानते हैं। अब सब लोग डिफाइन कीजिए आपके नर में नारीवाद क्या है। सारे बच्चे करेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज नहीं पता है उसको पूछूंगी तो हो सकता है ना जवाब आए, ठीक है, लेकिन जो चीज पता है सब बच्चे अपने तौर तरीके से अपने हिसाब से बताएंगे इसे, ठीक है, तो बताइए, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। आराम से टाइपिंग कीजिए और ज्यादा लाइंस में लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, काफी है। ओके। विपिन ने बोला महिलाओं के अधिकार के बारे में है, बिल्कुल सही, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने और उनके, हाँ, उनको इंसान समझे जाने के लिए है। नारियों के बारे में लोगों के मन में भेदभाव को हटाने के लिए है, हाँ, बिल्कुल सही। तो सबने सही सही जवाब दिया है, ठीक है। अब सबने पढ़ा हुआ है इसको, तो अब इस थ्योरी में क्या होगा, इंटरनेशनली ये थ्योरी है क्योंकि आईआर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, इस थ्योरी को अलग अलग देशों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमिनिज्म नारीवाद एक ही जगह पे ऐसा देखा जा रहा था कि सिर्फ एक देश में हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं था, ये अलग अलग देशों में लोगों के साथ जो नारी थी उनके साथ असमानता हो रही थी, और सब इसके बारे में अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी राय क्या कर रहे थे, सामने रख रहे थे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अलग अलग थिंकर्स अपने अपने देश से एक ही मुद्दे पे बात करें तो वो क्या होगा, वो मुद्दा राष्ट्र स्तर पे नहीं हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चला जाएगा। सही बात है कि नहीं है। तो अब हम लोग को उनको पढ़ना है, ये है क्या। देखिए, द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मेन। फेमिनिज्म क्या होता है, नारीवाद क्या होता है, ऐसा विश्वास या सिद्धांत है जो स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने के लिए प्रेरित करता है, उसी को क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में नारीवाद सभी लिंगों को समान अधिकार का अवसर देने के बारे में है। यह विविध महिलाओं के अनुभवों, पहचानों, ज्ञान और शक्ति का सम्मान करने के, सभी महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार और एहसास कराने की, सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। पहली बात कि वो लिंग की समानता चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी असमानता वो लोग अनुभव करते हैं उनको वो हटाना चाहते हैं। अब ये असमानता क्या हो सकती है, ज्ञान उनको प्राप्त कराना जो कि लोग नहीं कराना चाहते थे, है ना। उसके बाद उनको सशक्त बनाना चाहते थे कि वो अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ सके। तो ये कुछ मुद्दे हैं,
हाँ, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने की बात हो रही थी नारीवाद में, ठीक है। इसमें और हम लोगों ने जो फेमिनिज्म पढ़ा था ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो था कि अलग अलग थिंकर्स अपने राष्ट्र स्तर पे नारीवाद के मुद्दे को बढ़ा रहे थे, और जब ये राष्ट्र स्तर का मुद्दा हर जगह बहुत ज्यादा प्रबल हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल लेवल बन गया। और पॉइंट्स क्या क्या है, लिंग शक्ति, गतिकता, ठीक है, जेंडर पावर डायनेमिक्स, नारीवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लिंग के प्रभाव को ध्यान में रखता है और यह बताता है कि कैसे निर्णय सुरक्षा कार्यक्रमों और विदेशी संबंधों को प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि आप एक बात बताइए कि किसी भी डिसीजंस लेने से पहले आप किसी के साथ मतभेद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मतभेद क्या होगा। अब पहले क्या होता था कि पहले नारियों के साथ ही नहीं होता था, बहुत सारे ऐसे जैसे कि स्लेव हो गए, फॉरेन लोग हो गए जो हमारे देश में आके रह रहे हैं, उनके साथ भी असमानता होती थी। तो नारीवाद का ये कहना है कि हमें किसी से भी ऊपर नहीं रहना है, ठीक है, सबके साथ क्या रहनी चाहिए, समानता रहनी चाहिए। Feminist takes into account to impact gender in international relation, how it affected decision security program and foreign relation। इसमें ये बोल रहा है कि कैसे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अफेक्ट करने लगा था किसी भी डिसीजन को लेने में, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए और फॉरेन रिलेशंस में भी। अब पितृवाद की आलोचना, अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी जब मैंने पूछा कि फेमिनिज्म क्या होता है, उसमें ये बोला कि पितृ समाज के बारे में भी ये बात करता है। तो इसमें पितृवाद जो भी होता था उसकी ये क्या करता था, आलोचना करता था। इस बिंदु पर नारीवाद उस पितृवादी संरचना और नियमों की आलोचना करता था जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का आधार बनाने बनते थे। अब जाहिर सी बात है, हम लोगों ने हर मुद्दों से देखा है कि जो भी मैंस होते थे, ठीक है, पुरुष होते थे वहां के, वो क्या करते थे कि खुद को ही सर्वप्रथम बनाते थे और नारियों को वो बोलते थे कि ये सिर्फ घर में रहने के लिए है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, एक राष्ट्र में ऐसा हो रहा है और हर राष्ट्र में ऐसा होने लगे तो क्या होगा, नारियों के साथ ये क्या होगा, अन्याय होगा। तो इसीलिए ये पितृवाद का आलोचना करता था फेमिनिज्म। लिंग मुख्यधारा, जेंडर मिस्ट्रीमिंग, नारीवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लिंग मुख्यधारा को बढ़ावा देते हैं जो विभिन्न नीतियों, कार्य, कर्मों और शांति प्रयासों में सहमति है। अब देखिए ये जो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग है, ये क्या करता है, ये फेमिनिज्म को प्रमोट करता है कि जेंडर इक्वलिटी रहे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इन सारी चीजों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाए, पॉलिसी बनाए जाए, पीस एफर्ट्स बनाए जाए, मतलब नियम कानून बनाया जाए कि लोगों के साथ कभी भी जेंडर इक्वलिटी रहे, ठीक है, इनइक्वलिटी ना आए। सुरक्षा अध्ययन, सिक्योरिटी स्टडीज, नारीवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा अध्ययन को बढ़ावा देते हैं जो सभी प्राकृतिक और मानवीय सुरक्षा की दिशा में जाता है। अब इंटरनेशनल स्तर पर फेमिनिज्म क्या करती है, सिक्योरिटी का अध्ययन करती है, सुरक्षा के बारे में बताती है कि क्या करे, जो भी, मान लीजिए सुरक्षा किस लिए, मानव सुरक्षा भी हो सकती है और प्राकृतिक सुरक्षा भी हो सकती है, इन दोनों सुरक्षा के बारे में ये प्रमोट करती है, ठीक है। संघर्ष और प्रतिरोध, ये स्ट्रगल को और रेजिस्टेंस को मना करती है, नारीवाद के तहत लोगों की सहायता करता है ताकि वे लिंग असमानता और समान कर सके और समाज में बदलाव ला सके। संघर्ष किस लिए हो रहा था, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, अनजस्टिस कर रहे थे, है ना, और साथ में क्या कर रहे थे, इनइक्वालिटी उन लोगों को सामना करनी पड़ रही थी। तो ये क्या करता है, ये लोगों को समान करने में सहायता करता है, और इससे क्या होता है
कि समाज तभी बदल सकता है जब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ना ही कलर के रूप में, ना ही जेंडर के रूप में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, स्ट्रगल पैदा हो जाती है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे ऐसे थिंकर आए। आप चलिए 1-2 थिंकर्स के नाम बताइए जो फेमिनिज़्म के सपोर्टर्स रहे हैं। अब क्लियर है? सब लोग बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए, अब क्लियर है? गुड। चलिए, जॉन लॉक, मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट, वेरी गुड, पीछे गए, याद है। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, ठीक है? एक नहीं है, बहुत सारे थिंकर्स हैं। मैंने फेमिनिज्म में भी बहुत सारे थिंकर्स का नाम बताया था और मैं इसमें भी बता रही हूँ बहुत सारे थिंकर्स का नाम। बस थिंकर्स का नाम याद रखिएगा। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, फेमिनिज्म में, वो सब आपको याद है। हाँ, जीएस मिल, वो सब आपको याद है, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, इंटरनेशनल वे में जो आईआर में फेमिनिज्म का क्या महत्व है और आईआर फेमिनिज्म को किसने सपोर्ट किया था, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप बस थिंकर्स का नाम भी याद रखिएगा तो बहुत आसानी से आप इसकी कोशिश कर लीजिए। ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर क्या किया था, आईआर को सपोर्ट किया था और साथ में फेमिनिज्म में हम लोगों ने बहुत सारे थिंग्स को पढ़ा था, ठीक है? अब इन सब में मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट के बारे में जानते हैं, है ना? हाँ, उसके बाद आते हैं सेंटिया इनोल। ये बहुत फेमस नाम है क्योंकि इन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, इसीलिए। फिर एएन टेंटिकर है, उसके बाद स्पाइक पेट्रॉन है, ठीक है, एनी है। आप नाम एक बार जब मैं पीपीटी दूंगी तो ये सब नाम को याद रख लीजिएगा। ऐसे ही करके ये कुछ थिंकर्स हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा ही फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल थ्योरी में लिया जाता है, ठीक है? चलिए, अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस किन-किन ने इंटरनेशनल थ्योरीज में फेमिनिज्म का डेफिनेशंस दिया था। तो सबसे पहले फेमस नाम जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट, ठीक है? एक प्रथम प्रेरणा स्रोत नारीवाद में वुllस्टोनक्राफ्ट विकास के लिए नारीवाद के अधिकारों और समानता के प्रयास इन्होंने किया था। तो वुllस्टोनक्राफ्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, नारीवाद के अधिकारों और समानता के लिए हम इन्होंने प्रयास किया था।
और इनका काम क्या था? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और समाज की पूरी भागीदारी के लिए बोला था। इन आधुनिक नारीवाद में चिंतन शैली के आधार पर इसको रखा हुआ था। तो इस किताब के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। अब आती है क्या, इनॉल। अब ये बहुत ज्यादा फेमस है और ये वीवीआई भी है। इनॉल का काम नारीवाद, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैश्विक राजनीति, लिंगिक आयामों को हाईलाइट करता है, ठीक है। जो वैश्विक राजनीति में लिंगों का जो भी आयाम है उसको हाईलाइट करता है, जैसे कि शयनवाद, श्रम प्रवास और वैश्वीकरण। इनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे कि बनाना, बीच एंड बेसिस, जैसे कि प्रभावशाली रही है इन क्षेत्रों में। जो भी फेमिनिस्ट के क्षेत्रों में ये किताबें क्या रही हैं, प्रभावशाली रही हैं, ठीक है। इसको हमेशा बीमारी हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? कमेंट कीजिए। और सिंथिया इनॉल इनका नाम है, ये नाम मत भूलिएगा, ठीक है। फेमिनिज्म में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में सिंथिया इनॉल का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। जी नहीं। क्या जी नहीं? मैंने पूरा क्लियर है, नहीं क्लियर है? वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी जल्दी बताइए तो। कौन जे आ रहा है को छोड़ के? क्लियर तो है। अच्छा, मैं इनको एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। ये एक थिंकर है, ठीक है, सिंथिया इनॉल। इन्होंने, ये फेमस है बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट भी है, ये वीवीआई है हमारे फेमिनिज्म का। इन्होंने क्या किया था, कुछ किताबें लिखी थी, और वो किताबें क्या है, बनाना, बीच एंड बेसिस। और इन सारे किताबों में इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बात की है। और फेमिनिज्म की किस के बारे में बात की है? शयनवाद के बारे में, श्रम प्रवास के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में इन्होंने हाईलाइट किया है। तो इसीलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा तो भी चल जाएगी। उसके बाद है जे एन ट्रिंकर। इन्होंने क्या बोला था फेमिनिज्म के बारे में? इन्होंने क्या थ्योरीज दी थी, ये हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हर थिंकर ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। जेन ट्रिंकर ने क्या बोले? ट्रिंकर को शोध ग्रंथि, अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, शांति अध्ययन और वैश्विक शासन पर महिलाओं के दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। ये देखिए, हर एक थिंक जो फेमिनिज्म है आईआर में, वो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात कर रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात कर रहा है, कि वैश्विकता की बात कर रहा है ना। तो इसमें शांति का अध्ययन के बारे में भी इन्होंने बोला है। उन्होंने सुरक्षा, सार्वजनिक स्वामित्व और संघर्ष समाधान में नारीवाद दृष्टिकोण को प्रदान किया है, कि फेमिनिज्म के साथ जो भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, पब्लिक ऑनर्स की बात इन्होंने की है, कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। सबसे अगर सरल तरीके से हम लोग समझे तो इन्होंने समानता की बात की है,
कि जो नारियां हैं उनको भी सशक्त बनाना चाहिए, उनकी शक्ति के बारे में भी बात करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के बारे में भी बात करना चाहिए। अब एक और थिंकर आ रही है, स्पाइक पर्सन। इन्होंने क्या बोला है, पीटरसन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लिंग, जाति और वर्ग के गहरे संबंधों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से वैश्वीकरण, विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान देते हैं। तो इन्होंने सामाजिक न्याय पे ध्यान दिया, वैश्वीकरण पे ध्यान दिया, और इन्होंने साथ में डेवलपमेंट पे ध्यान दिया कि डेवलपमेंट कैसे होगा, और साथ में इन्होंने स्टडी किया है जाति के बारे में, लिंग के बारे में, और वर्ग संघर्ष हो रही है उसके बारे में। तो लिंग का जो भी भेदभाव होता है उसमें फेमिनिज्म भी आ गया, है ना। जाति की और वर्ग की सबकी इन्होंने बात की, और सोशल जस्टिस की बात की है कि न्याय होना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। उनका काम उत्पीड़न और व्यवस्थाओं को समझने और समाधान करने के अतिरिक्त महत्व को उजागर करता है। और इनका जो भी वर्क्स होगा वो सब क्या वर्क्स किस लिए हेल्प करता है कि जो उत्पीड़न लोग रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कभी भी तो उनके जो भी उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उन सब का क्या हो सके, समाधान निकल सके, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक फेमिनिज्म क्लियर हो गया, सबका क्लियर है। फटाफट कमेंट कीजिए। गुड। अब बताइए पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था। गुड, अच्छी बात है। क्लियर अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसको पूछना, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे, पूछने नहीं आ रहे हो। फिलहाल जब तक सब कुछ सही है तब तक ये भी सही है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म को समझाया था। पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है, तो ये मैं एक नॉर्मल तरीके से बता दूं कि जब मॉडर्निज्म आया था तो मॉडर्निज्म की आलोचना करते हुए पोस्ट मॉडर्निज्म को लाया गया था, ठीक है। कि पोस्ट देख, कभी भी कोई भी थ्योरी आती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, ठीक है, कि प्रेजेंट में जो थ्योरी चल रही है वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, और उसमें कुछ बदलाव के साथ नई थ्योरी लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट आया, है ना। तो कैपिटलिस्ट में क्या हुआ, कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ चीजें बुरी थी। जैसे बुरी क्या थी, लोगों के साथ शोषण रहा था, तो उस सब को प्रॉब्लम, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या आया, नई थ्योरी लाई गई, और वो क्या थी, सोशलिज्म था। और एक बात बताइए, ऐसा थोड़ी सोशलिज्म भी खत्म कि वो सोशलिज्म थ्योरी रही, आगे नई थ्योरी आती। तो वैसे ही मॉडर्निज्म आया, तो मॉडर्निज्म बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सही नहीं थी हमारे विकास के लिए, इसके विपक्ष में क्या आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया। बताइए पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, बताइए कि भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से उसको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है।
फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एक दार्शनिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जो 20वीं सदी के मध्य में मॉडर्निज्म के खिलाफ उत्पन्न हुआ था। तो मैंने अभी बताया कि मॉडर्निज्म के खिलाफ क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म आया था, और ये एक आंदोलन था कितने सदी में ये आया था, तो 20वीं सदी में आया था, मिड ऑफ 20th सेंचुरी। Postmodernism is a philosophical and cultural movement that arose against modernism in the mid-20th century. बिल्कुल कोई बात नहीं है, फिर से रिवीजन हो जाएगा। यह मॉडर्निता की धारणाओं और मूल्यों पे प्रश्न करता है, जिसमें प्रगति, तर्क शक्ति और वस्तुनिष्ठता के सत्य की धारणा शामिल है। तो इसमें ये क्या बोलता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात ये करता है कि जो मॉडर्निज्म में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात की थी, इसको क्या कहता है, ये उन धारणाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रगति जो मॉडर्निज्म का हिस्सा रहा है, उन धारणाओं पे ये प्रश्न चिन्ह लगाता है, प्रोग्रेस पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, बजाय इसके पोस्ट मॉडर्निज्म सत्य की परंपराबद्धता, अर्थ की स्थिरता और भाषा, संस्कृति और शक्ति के महत्व को मानता है, अनुभवों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इसमें कुछ चीजें बोली गई हैं, पहले बता दिया कि इन धारणाओं को वो क्या करता है, नहीं मानता है। पोस्ट मॉडर्निज्म का भी अपना एक धारणा होगा, ठीक है, तो वो कौन कौन सा धारणा, सबसे पहले तुथ को मानता है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अर्थ की स्थिरता को मानता है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी मीनिंग, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट करता है, कल्चर को बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट करता है, और साथ में पावर होता है, उनको भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है पोस्ट मॉडर्निज्म। बिल्कुल, रामकन सही है। अब उत्तर आधुनिकतावाद का मुख्य विचार क्या था, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। एक दर्शन के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद तर्क संगत, निष्पक्षता और सार्वभौमिक सत्य की अवधारणा खारिज करता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको नहीं मानता है, ठीक है, इसके बजाय यह मानवीय अनुभव की विविध और दृष्टिकोण के भूलता पर जोर देता है। जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने बता दिया कि एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप नेट का एग्जाम दोगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत लोग अलग अलग तरह से आपकी बातों को बताएंगे, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कैसे एग्जाम होता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक लोग बताते हैं और एक आपसे अनुभव करते हैं, वो एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है, तो सेम यही बता रहा है। और एक तरह से हम लोग अगर नॉर्मल वे में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जो भी मॉडर्निज्म में, ठीक है, कि हम लोग का नेट जेआरएफ पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है मॉडर्निज्म, इसीलिए हम लोग उस पढ़ नहीं रहे। जो भी मॉडर्निज्म में, ठीक है, उस समय मॉडर्निज्म की जो धारणाएं थी जिसपे वो चलते थे, उसको ये क्या करता है, खारिज कर देता है और अपनी एक नई धारणा बनाता है। और यहाँ पे हमेशा की तरह 2 दिन से बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है। यहाँ क्लियर है, फटाफट बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है।
कमेंट कीजिए। गुड। तो थिंकर्स बहुत सारे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आपने थिंकर्स पढ़े थे, तो कुछ थिंकर्स हैं यहाँ पे, आप लोग याद रखिएगा। जीन बॉडेयार्ड, ठीक है, मिशेल फ्यूको, मिशेल का नाम आपने पढ़ा था। जैक डेड्रिडा, उसके बाद है जुडिथ ब्रटर, एनवर्ड सेड, जॉन फ्रांसवा लियोडार्ड और होना हर्वे। कुछ थिंकर्स है साथ, इन थिंकर्स का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, यहीं तक था। यहाँ पे परेशानी ये है कि इतने अजीबोगर्द थिंकर्स के नाम है ना, एक ही जैसे नाम, तो उसको याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट। खाना नहीं, मैं खाना थोड़ी खाती हूँ। मैं खाना हो गया था 7 बजे ही, उसके बाद मैं खाना नहीं खाती। चलिए ठीक है, सब अब हम लोग कल मिलते हैं अपनी क्लास के साथ। गुड नाइट।